हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और धुआंधार, एक और धांसू सेशन अपने क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत हमने की थी। और पिछले वीडियो में इसमें हमने बात की थी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में। मतलब हमने बात कर ली थी कि भैया प्राइमरी सेल क्या होते हैं, उनकी डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होगी। फिर हमने बात कर ली थी सर सेकेंडरी सेल क्या होंगे। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो अपने आप को रिचार्ज भी कर सकते हैं, आप बार बार उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो, और उसमें हमने उनकी रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों इक्वेशन समझ ली थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भविष्य के सेल की। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सेल की जो फ्यूचर में जाकर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, क्लीन और ग्रीन सेल की कैटेगरी में आएगा और सबसे ज्यादा फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट सेल होगा। दैट इज योर फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की बात करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा, जिसमें हम फ्यूल सेल की पूरी वर्किंग, पूरी रिएक्शन, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले यह चीज समझना है कि भैया फ्यूल सेल होगा क्या, मतलब फ्यूल सेल कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और फ्यूल सेल का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले तो फ्यूल सेल का मतलब यह है कि फ्यूल के कंबस्शन से, फ्यूल का काम क्या है, कंबस्ट होना, और कंबस्ट होकर किसी अपने अंदर की जो एनर्जी है, कंबस्शन से जो एनर्जी निकली है, उस एनर्जी को बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, फ्यूल है भाई, वो जलता है, कंबस्ट होता है, गाड़ी आगे बढ़ती है, इंजन वर्क करता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सेम बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे भी हैं जो कंबस्शन होने पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दे सकते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, वैसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल सकती है, क्योंकि हमें यह पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना आप पैदा कर सकते हो और ना ये जीवन में कभी खत्म हो सकती है। ब्रह्मांड में जितनी एनर्जी है हमेशा उतनी रहेगी, बस उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। So energy can neither be created nor be destroyed, but they can change its from they can change from one form to another. और यहीं पर मैं फ्यूल सेल को, यानी कि फ्यूल को कंबस्ट करके जो एनर्जी वहां से मिलेगी, उस एनर्जी से मैं अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पालूं, उस एनर्जी से अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पालूं, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा फ्यूल एक सेल की तरह काम कर रहा है, यानी कि इसका कंबस्शन मेरे लिए एक सेल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना ही सेल का उद्देश्य होता है भाई। तो मुझे फ्यूल को क्या करवाना पड़ेगा, कंबस्ट करवाना पड़ेगा। अब तुम ये सोचो कि सर अभी तक तो आपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया था। हां, प्राइमरी सेल में किसी की भी बात कर लो, उसमें केमिकल रिएक्शन कराई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। सेकेंडरी सेल में किसी में भी बात कर लो, मैंने केमिकल एनर्जी को रिएक्ट कराया, केमिकल एनर्जी कराई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा। सब में मैंने ये चीज करी। और इनफैक्ट केमिकल एनर्जी को क्यों इलेक्ट्रिकल में बड़ी आसानी से कर पाया, क्योंकि केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है केमिकल रिएक्शन में बेसिकली। और जब केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, केमिकल रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से वहां पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रॉन भाग जाए इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और वहां पर केमिकल रिएक्शन हमने कौन सी ली थी सर, एक रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन बोले तो सर इलेक्ट्रॉन का निकलना, और एक हिस्सा होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बोले तो रिडक्शन करेगा। तो मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, भागेंगे, दूसरी जगह पर गेन होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and whenever there is a transfer of electron, there produces current, there will be a current produced, तो करंट वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ पड़ी मेरी बात। तो वहां पर प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो, उन दोनों सेल में हमने कह दिया था कि सर रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साइमल्टेनियस अकरेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, या वो रिएक्शन ने अपने आप को जो आउटपुट में कन्वर्ट किया वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो सर यहां पर आप कौन सी रिएक्शन की बात करना चाहते हो? भैया मैं फ्यूल के कंबशन की बात करना चाहता हूं। सर फ्यूल का कंबशन, सर ये कौन सी रिएक्शन होती है? अरे फ्यूल का कंबशन भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। कोई भी फ्यूल को अगर तुम जला रहे हो, किसी भी फ्यूल का अगर तुम कंबशन कर रहे हो, वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो फिर तो तुम समझ गए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। मतलब वहां पर भी इलेक्ट्रॉन भागेगा कंबशन के दौरान, और अगर इलेक्ट्रॉन भागेगा तो वहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, समझ पड़ी मेरी बात? तो यहां पर जो कंबशन ऑफ फ्यूल है, जो फ्यूल अपने आप को कंबस्ट करेगा, वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। कैसे होगा मैं बता देता हूं। अभी इस पूरी चीज को अपन समझ लेते हैं कि वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा कैसे। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने बचपन से पढ़ा है किसी भी फ्यूल को जलाना मतलब ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन करवाना। जैसे मीथेन का मैं एग्जांपल ले लेता हूं तुमको। पहले मैं मीथेन का बताता हूं, ठीक है? हम जो फ्यूल को जला दे वो तो हमारा हाइड्रोजन है, लेकिन मैं अगर मीथेन का एग्जांपल लूं सिर्फ ये समझाने के लिए कि किसी भी फ्यूल के कंबशन को हम रिडॉक्स कह सकते हैं, तो उस चीज को समझाने के लिए मैं मीथेन का एग्जांपल लेता हूं। बोलो CH4 ले लिया मैंने, यहां पर ये CH4 हो गया, प्लस ऑक्सीजन ले लिया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस O2? CH4 इस O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसको हम कहते हैं कंबशन। कंबशन मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सिंपल। कभी भी किसी चीज का कंबशन करना है मतलब उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं। ये हम 10th क्लास में भी इनफैक्ट पढ़ चुके थे, क्योंकि कंबशन रिएक्शन 10th में ही आ गई थी। अब बोलो क्या होगा? अगर ये CH4 O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, क्या बना लेगा? CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, क्या बना लेगा? H2O। तो एक बन गया CO2 और एक बन गया H2O। क्या कार्बन और हाइड्रोजन ने खुद को ऑक्सीडाइज करा? हां सर, बिल्कुल ऑक्सीडाइज करा। मतलब हम कह सकते हैं कि सर ये जो मीथेन है ये पूरा इसका हर एक पार्ट कार्बन, ये जिससे बना है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ने अपने आप को ऑक्सीडाइज करा। सर कार्बन ने ऑक्सीडाइज करके खुद को कार्बन डाइऑक्साइड में बना कन्वर्ट कर लिया, और हाइड्रोजन ने खुद को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर लिया। हाइड्रोजन ने खुद को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर लिया। तो हम कहेंगे CH4 ने सर यहां पर, या कह लो यहां पर, दोनों जगह पर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया CH4 ने। तो CH4 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन वहीं तुम ऑक्सीजन को देखो, क्या ऑक्सीजन ने CH4 को गेन करा? हां करा। ऑक्सीजन ने एक तरफ कार्बन को गेन करा और एक तरफ हाइड्रोजन को गेन करा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ऑक्सीजन ने खुद को रिड्यूस करा? हां सर, अगर CH4 ऑक्सीजन गेन करके खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इट मींस ऑक्सीजन उस CH4 के गेन होने की वजह से खुद को रिड्यूस भी कर रहा है। क्योंकि देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली। वो दुनिया में कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें तुम कहो सिर्फ सर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन नहीं हो रहा है, या तुम कहो सर सिर्फ रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। दुनिया में ऐसी कोई रिएक्शंस नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है 100% रिडक्शन भी हो रहा होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो 100% ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, दोनों हो रहे होंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं ये मीथेन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म बात है, मेरी बात मानकर चलो, ये कंफर्म बात है कि ये जो O2 होगा ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा होगा, ये इसका रिडक्शन हो रहा होगा। और अगर तुम्हें नहीं यकीन आ रहा तो मैं इसको साबित कर देता हूं, इसको मैं साबित कर देता हूं। देखो, ऑक्सीजन का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जल्दी से बोलो। यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? अकेला है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंटल फॉर्म में है या अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या है? 0 है। CO2 में बोलो भैया, कार्बन की वैलेंसी +4 मतलब चार्ज +4, तो ऑक्सीजन के 2 पर -4, 2 ऑक्सीजन पे -4 मतलब 1 ऑक्सीजन पे -2। कार्बन ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया।
जो ऑक्सीजन था वो पहले 0 चार्ज रखता था, 0 से -2 पे चला गया, 0 से -2 पे चला गया। ठीक है, वहीं H2O में भी देखो, एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे +2, 2 हाइड्रोजन पे +2, तो फिर एक ऑक्सीजन पे -2, यहां पर भी देख लो ऑक्सीजन -2 में चला गया। मतलब कोई चीज पहले 0 थी, 0 से -2 में चली गई। दो अलग अलग कंपाउंड बनाए और दोनों कंपाउंड में उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो -2 था। तो वो कहां से 0 से -2 में चला गया। अब मेरे को बताओ, 0 से -2 जाना ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना या बढ़ाना? 0 से -2 जाना ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना कि बढ़ाना? अरे भैया कम करना। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है तो फिर ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना मतलब ऑक्सीडेशन करना, लेकिन अगर कोई स्पीशी ऑक्सीडेशन नंबर घटा लेती है तो वो रिडक्शन कर लेती है। समझ पड़ी क्या बात? ये बात तुम चाहो तो स्टार बनाकर लिख सकते हो। देखेंगे, यहां देखेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो रिडक्शन कर रहा है, हम उसको कहेंगे वो रिडक्शन कर रहा है। अगर हम कहें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो फिर हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल। तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? पहले 0 था, 0 से कहां पहुंच गया? -2। ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ मतलब क्या हुआ? डिक्रीज हुआ मतलब रिडक्शन हुआ। तो भैया ऑक्सीजन अपने आप को 100% रिड्यूस कर रहा है। एक ही रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरा रिड्यूस कर रहा है। बोलो हो गई कि नहीं हो गई रिडॉक्स रिएक्शन? 100% इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन बाबू, 100% ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी। मतलब जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो, साइमल्टेनियसली रिडक्शन हो, तो वहां पर आप एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो, उसे एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन मान सकते हो। कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये रिडॉक्स हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर ये तो चलो एक मीथेन गैस थी, इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्यूल, मीथेन गैस। उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो, बोले तो कंबशन करा रहे हो, तो मतलब मीथेन गैस का कंबशन रिडॉक्स होता है। इसका मतलब कोई भी फ्यूल ले लो, उसका कंबशन भी रिडॉक्स होगा, क्योंकि कंबशन बोले तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है ना भाई, और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना मतलब उन चीजों को, फ्यूल को ऑक्सीडाइज करना और ऑक्सीजन को खुद को रिड्यूस करना। तो कोई भी फ्यूल तुम ले लोगे, उसको अगर जलाओगे, उसको कंबशन करोगे, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन के तहत होगा। और अगर रिडॉक्स रिएक्शन के तहत होगा तो 100% ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हिस्सा आएगा। मतलब एक हिस्सा आएगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक हिस्सा आएगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इस लॉस और गेन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। मोटी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो अब पता है क्या, तुम्हारा जितना भी फ्यूल सेल है, जो भी फ्यूल सेल मतलब तुम्हारे जितने भी फ्यूल से कहना चाहिए, अभी सेल नहीं बात कर रहा हूं मैं, जितने भी फ्यूल से तुम्हारे, उनके सबके कंबशन पे तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हो। यह बात तय हो गई। अब हम जिस फ्यूल सेल में जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है? हम भी तो फ्यूल सेल लेकर चले, हमने तो पूरे फ्यूल के कंबशन को सेल बना दिया, लेकिन इसमें क्या डाल रहे? पेट्रोल को जला रहे, कैरोसिन को जला रहे, डीजल, क्या क्या जला रहे? तो अब मैं आपको बताता हूं, हमारा फ्यूल सेल जो होता है उसको हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहते हैं। कौन सा फ्यूल सेल? हाइड्रोजन फ्यूल सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें फ्यूल हाइड्रोजन को जलाते हैं। हाइड्रोजन इज अ फ्यूल भाई, लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट के लिए फ्यूल के समान होता है, रॉकेट प्रोपेलेंट होता है लिक्विड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल, और उसी हाइड्रोजन का कंबशन कर अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाले तो हम उसे फ्यूल सेल कह देंगे। सर हाइड्रोजन ही क्यों लिया?
सर पेट्रोल डीजल क्यों नहीं लिए? उसका एक बहुत अच्छी वजह है, हाइड्रोजन के कंबशन में कोई धुआं, कोई पोल्यूटेंट, कोई एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को पहुंचाने वाले, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले कोई मटेरियल नहीं बनेंगे। ना कोई धुआं निकलेगा, ना स्मोक निकलेगी, ना कोई पोल्यूटेंट होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंबशन होगा। और इसलिए इसको ग्रीन सेल भी कहा जाता है, बड़ा ग्रीन सेल के रूप में इसको बोला जाता है। इसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जलता है, उस पर चर्चा हम पहले कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले स्क्रीनशॉट तुम इसको ले, तो मैं पूरी थ्योरी आपको पढ़ दूंगा, फिर हम लोग इसको समझेंगे कि हाइड्रोजन का कंबशन कैसे होता है। पहले तुम स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी फ्यूल सेल में जो हम फ्यूल लेते हैं, जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्लियर होना चाहिए, इट्स हाइड्रोजन, और इसलिए इसको कई बुक्स में हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी कहा जाता है। इसको कई बुक्स में हाइड्रोजन का फ्यूल सेल भी कहा जाता है, तो इसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी कहा जाता है। तो इट्स अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। नाउ चर्चा करेंगे इस पर। Cells in which the energy is produced from the combustion of fuels like hydrogen, carbon monoxide, methane, etc. Such cells are called as fuel cells. वो सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिले by the combustion of certain fuels. फ्यूल्स कोई भी हो सकते हैं, तो वो सारे सेल फ्यूल सेल माने जाएंगे। लेकिन हम जिस फ्यूल सेल को पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में, उसमें हमने हाइड्रोजन नाम का फ्यूल लिया हुआ है, तो वो हाइड्रोजन नाम का फ्यूल है। नेक्स्ट, दिस एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंबशन से एक एनर्जी निकलेगी। जनरली हम कहते हैं कि किसी भी फ्यूल के कंबशन से हीट एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। कोई भी चीज अगर तुम जला रहे हो फ्यूल के तौर पे, तो वो हीट देगा। तुम्हारे घर में एलपीजी के सिलेंडर से तुमने उसमें से गैस निकाली, स्टोव पे डाली और माचिस की तीली छोड़ दी, जल गई वो गैस, मतलब उसने हीट प्रोड्यूस करी, जिससे तुम्हारा खाना पक गया, गर्म हो गया, व्हाटएवर। क्लियर हो गया? तो ये एक फ्यूल सेल है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बोलेंगे। ऑक्सीजन तो देखो हर फ्यूल सेल में मैंडेटरी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो कंबशन असंभव है। 8th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें तुम क्या करते थे, तुम एक कैंडल को जलाते थे और कैंडल को फिर ग्लास से कवर कर देते थे। थोड़ी देर के बाद जब ऑक्सीजन कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं बचेगी, तो कैंडल बुझ जाती थी। उससे तुम्हें क्या पता चलता था? ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, यही पता चलता था। इसका मतलब कंबशन के लिए तुम्हें ऑक्सीजन की 100% जरूरत होती है, एकदम 100% आवश्यकता होती है। इसके बिना कंबशन हो ही नहीं सकता। तो ये तो आएगा, और चूंकि मैंने हाइड्रोजन को अपना फ्यूल मान लिया इस केस में, तो कंप्लीट सेल का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, कुछ इस तरीके से इट विल बी अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब देखो, अगर मैं रिएक्शन समझाऊं तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हाइड्रोजन को उठाओ, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दो, क्योंकि कंबशन करा रहे हो ना। तो अगर मैं तुमको रिएक्शन समझाऊं तो रिएक्शन बिल्कुल लल्लू सी रिएक्शन है, देखेंगे लल्लू सी रिएक्शन है। हाइड्रोजन की रिएक्शन सीधा किससे करा दो? ऑक्सीजन से। किससे करा दिया? हाइड्रोजन की रिएक्शन सीधा करा दो ऑक्सीजन से। जब हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दोगे, बोलो क्या बनेगा? H2O। इसको हम बैलेंस कर देंगे, 2H2 और यहां 2H2O लगा देंगे, ये पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी? यहां पर ये पूरी रिएक्शन यहां पर तो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन मुद्दा बैलेंसिंग का नहीं है, मुद्दा यह कि सर हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन से, क्योंकि रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके ये टोटल H2O वाटर बना रहा है। मतलब किसी फ्यूल के कंबशन से हमें पानी मिल रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या पानी एनवायरमेंट के लिए पोल्यूटेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या पानी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है? अरे पागल हो गए, बिल्कुल नहीं। क्या पानी किसी भी तरीके का कोई कुछ भी ऐसी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स डाल सकता है एनवायरमेंट पे? बिल्कुल नहीं डाल सकता। समझ पड़ी मेरी बात? तो सबसे क्लीन और ग्रीन फ्यूल माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को जला रहे हो तो वाटर बन रहा है भाई, बल्कि ये वाटर तो तुम्हें एनवायरमेंटल को नुकसान तो छोड़ो, बल्कि इतने फायदे दे सकता है एनवायरमेंट को, बहुत जगह पर इसको आप यूज कर सकते हो कि इसके अपने अलग बेनिफिट्स हो जाएंगे। संपट पड़ी बात?
इसलिए ये जो H2O है, जो H2 और O2 के जो H2 के कंबशन से बन रहा है, H2 और O2 की रिएक्शन से बन रहा है, वो H2O क्योंकि इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, इसलिए इस फ्यूल को बहुत अच्छा फ्यूल माना गया। अब जैसे मैंने मीथेन जलाया था, तो मीथेन के साथ प्रॉब्लम थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली। अब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैजार्डस है, एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। क्लियर हो गया? इसलिए हम चाहते हैं हमारा जो फ्यूल हो वो ऐसा जले कि जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो नुकसानदायक प्रोडक्ट ना बने पर्यावरण के लिए। इसलिए हमने H2 को चुना क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट वाटर निकाल कर देता है। अब ओवरऑल रिएक्शन तो देखो ये है, और इसमें सवाल उठता है कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, पहले तुम यहां पर देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में कितना चार्ज होगा? 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0 होती है, 0 होती है। वाटर की तरफ देखेंगे, वाटर की तरफ देखेंगे, ये वाटर है H2O, जिसमें H पर कितना चार्ज, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2, तो फिर H2 पर कितना? +2, और 2 H2 है तो +2, तो यहां पर +1 × 2 कर लूंगा। मतलब कहना चाहिए एक हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज, एक हाइड्रोजन पे +1। हाइड्रोजन पहले 0 में था और अब +1 में पहुंच गया। हाइड्रोजन पहले 0 में था और 0 से +1 पहुंच गया है। मेरे को बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया कि घटाया? 0 से +1 बढ़ा लिया, 0 से +1 बढ़ा लिया। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया तो मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया खुद को, तो मतलब यहां पर हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, दिस इंप्लाइज ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, दिस इंप्लाइज इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हाइड्रोजन अंकल खुद को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन अंकल खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, बोले तो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर है हाइड्रोजन को लेकर? अगली बात ध्यान से सुनेंगे, ऑक्सीजन की बात भी कर लेते हैं लगे हाथ। ऑक्सीजन का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में? भैया O2 पर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो ऑक्सीजन का क्या होगा चार्ज? 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहां कितनी लिखी है? ऑक्सीजन का चार्ज लिखा है यहां -2, तो ये 0 से कहां चला गया? -2 में। ये 0 से कहां चला गया? -2 में। 0 से -2 जाना, लपक के बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर लेना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर लेना। ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है तो बताओ क्या होगा? सर इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो मतलब वहां पर मतलब ऑक्सीजन ने खुद को रिड्यूस कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ऑक्सीजन ने खुद को क्या कर लिया? रिड्यूस कर लिया। तो ऑक्सीजन ने खुद को रिड्यूस कर लिया। संपट पड़ी क्या मेरी बात? मतलब हाइड्रोजन ने खुद को ऑक्सीडाइज कर रखा है, हाइड्रोजन ने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया है और ऑक्सीजन ने खुद को रिड्यूस कर लिया है इस वाटर के बनाने के दौरान, इस पानी के बनने के दौरान। बोलो हो गई है कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन? हो गई है कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। बस ये रिडॉक्स रिएक्शन हम समझ लेंगे इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स पर। इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स मतलब एक ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन जो दिखाएगी, जिसको हम एनोड बोल देंगे आगे चलकर, जिसको हम क्या बोल देंगे? एनोड बोल देंगे आगे चलकर। तो ये ऑक्सीडाइज्ड वाली रॉड जो हो जाएगी ये एनोड बन जाएगी आगे चलकर, और रिड्यूस्ड होने वाली जो रॉड होगी ये कैथोड बन जाएगी आगे चलकर। रिड्यूस्ड वाली जो रॉड होगी ये कैथोड बन जाएगी आगे चलकर। तो एक रॉड होगी ऑक्सीडाइज्ड वाली जो एनोड बन जाएगी, एक रॉड होगी रिडक्शन दिखाने वाली जो कैथोड बन जाएगी, जहां पर रिडक्शन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो ये चीज होगी एनोड और कैथोड वाले प्रोडक्ट्स आपके। क्लियर है? बस इसी इलेक्ट्रोड के फॉर्म में अगर हमने बना दिया, एनोड और कैथोड के फॉर्म में, और इस एनोड और कैथोड के बीच में अगर हमने एक वायर टांग दिया, एक वायर लटका दिया, यहां से यहां एक वायर लटका दिया भाई, तो वायर के अंदर कौन दौड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। कहां से कहां दौड़ेगा? एनोड से कैथोड की तरफ।
तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। संपट पड़ी क्या मेरी बात? संपट पड़ी क्या मेरी बात? ये क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड कौन सा हिस्सा होता है? जो ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करता है बोले तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। कैथोड रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड भागते हैं। ये तो हमने सब सेल्स में देखा है पहले, ये कोई नई बात नहीं है। प्राइमरी सेल हो, सेकेंडरी सेल हो, हमने हर सेल में देखा है इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलेगा और कैथोड की तरफ भागेगा। तो ये होगा, और जहां इलेक्ट्रॉन भाग गया उसको बस भगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दो। तो वायर हमने दे दिया, उस वायर में दौड़ता हुआ वो जा रहा है, उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाएगी। संपट पड़ी क्या मेरी बात? क्लियर हुआ ये चीज? ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें समझना। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। अब ये इलेक्ट्रोड्स में कैसे रिएक्शंस होंगी? ये इंडिविजुअली जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, ये इंडिविजुअली जब रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, उसकी बस हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी ओवरऑल फ्यूल सेल हमें संपट पड़ गया है, हमें पूरी तरीके से समझ आ गया है। सो दिस एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसी को देखो, यहां पर एक सेल रख लिया, यहां पर ये फ्यूल सेल है। यहां से क्या करा उनने, हाइड्रोजन गैस का इनलेट, मतलब हाइड्रोजन गैस को इस ट्यूब में भेजा। ये हाइड्रोजन गैस है जिसको क्या बनाया, एनोड। तो देखो मैंने कहा था हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होगी तो वो एनोड कहलाएगी। तो यहां से उन्होंने हाइड्रोजन इन किया, यहां से क्या किया, ऑक्सीजन इन किया। ऑक्सीजन इन किया तो वो कैथोड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मैंने कहा था रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन मैंने कहा था रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो ये कैथोड बन रहा है, तो ये ऑक्सीजन हो गया। यहां से जा रहा है हाइड्रोजन, यहां से जा रहा है ऑक्सीजन, यहां से जा रहा है हाइड्रोजन, यहां से जा रहा है ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वाटर मिलजुल के बना लेंगे। वो एक्सेस ऑफ वाटर यहां से बाहर निकलेगा, वो एक्सेस ऑफ वाटर यहां से बाहर निकले, जो वाटर बनता जाएगा वो यहां से निकलता जाएगा। अब ये हाइड्रोजन चूंकि एनोड है तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो यहां देखो इलेक्ट्रॉन का दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां पर जा रहा है। ये देखो एक बिजली का बिल्कुल सिंबल बनाया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल करंट यहां पर दौड़ रहा है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आगे बढ़ा और फिर किसके पास पहुंच गया, कैथोड के पास, बोले तो ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर क्या करना चाहता है, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है और खुद को रिड्यूस करना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। जब भैया ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां दौड़ेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां दौड़ेंगे तो हम कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। हम कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। इसके लिए बस एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होने चाहिए, और ये रिएक्शन आपकी फिर कंप्लीट मानी जाएगी। इस दौरान कुछ हीट भी निकलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये कंबशन, उस हीट का भी एक आउटलेट दिया जाएगा जहां से ये हीट बाहर निकल जाएगी। तो आप ये देख रहे हो, ये हीट लिखा हुआ है, यहां इस आउटलेट से वो हीट बाहर निकल जाएगी। क्लियर हुआ? सारी चीज संपट पड़ी अपने को, ये सारी बातें अपने को समझ में आई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। इसके बाद फिर हम एनोड और कैथोड पर, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर इंडिविजुअल रिएक्शन देख लेते हैं कि इस रॉड पर क्या रिएक्शन होगी और क्या फिर प्रोडक्ट होगा एनोड पर, इस कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी और कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा। क्योंकि फ्यूल सेल की रिएक्शन ओवरऑल तो बड़ी सिंपल है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, नेट रिएक्शन ये। तुमसे कोई नेट रिएक्शन नहीं पूछेगा, पूछ लिया तो समझना बहुत ही लल्लू पेपर बना दिया सामने वाले ने, क्योंकि ये ओवरऑल रिएक्शन तो यही है। जनरली सेल की रिएक्शंस में ये पूछा जाता है एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जो प्रोडक्ट्स यहां पर बनेंगे वो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस पर वो लोग चर्चा करते हैं। तो इस पर अपन भी चर्चा करने वाले। पहले तुम क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो। ओके नाउ ठीक है, अब रिएक्शन देखो तुम, अब मजेदार रिएक्शन समझना। इलेक्ट्रोड्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स के जिक्र कर लेंगे यहां पर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू द कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH सॉल्यूशन। ये देखो NaOH सॉल्यूशन ले लिया, मतलब सिंपल है, एनोड कौन हो गया, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड। ये देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड।
ठीक है, तो फ्यूल इन यहां से हो रहा है, एक्सेस कुछ फ्यूल रहेगा तो वो बाहर निकल, जो हाइड्रोजन जलेगा नहीं वो यहां से बाहर निकाल लेंगे, फिर उसको रिसाइकल कर देंगे। तो ये पूरा हिस्सा जो होगा ये भाई साहब आपका एनोड होगा, ये हाइड्रोजन है। तो फ्यूल इन मतलब हाइड्रोजन को डाला, कुछ जो अनकंबस्टेबल हाइड्रोजन होगा जो नहीं जला होगा वो बाहर निकल जाएगा, फिर उसको रिसाइकल करके डाल देंगे। O2 विल बी योर कैथोड, तो कैथोड कौन होगा? O2, ये O2 होगा, ऑक्सीजन गैस। तो यहां से देखो ये ऑक्सीजन गैस, एयर मींस ऑक्सीजन, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये कंप्लीट क्या होगा? ये कंप्लीट कैथोड होगा, ये पूरा कंप्लीट कैथोड होगा। तो यहां से ऑक्सीजन गैस जा रही है। अब तुम ये सोचो कि सर इसकी इलेक्ट्रोड कैसे बनेगी, बिकॉज बोथ आर गैसेस। तो कार्बन की रॉड ली जाएगी और कार्बन की रॉड के ऊपर ये बिठाए जाएंगे, तो वहां पर जो पोर्स होते हैं कार्बन के वो इन गैसेस को ट्रैप कर लेंगे। क्योंकि देखो कार्बन तो रिएक्शन नहीं करने वाला कोई भी, कार्बन बहुत अच्छा एलिमेंट है भाई, उसको ना इलेक्ट्रॉन से प्यार है ना नफरत है, हाइड्रोजन जैसा ही है वो भी। कार्बन की वैलेंसी +4 -4 रहती है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब वो 4 लूज करके भी स्टेबल हो सकता है, क्योंकि फिर एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ड्यूप्लेट रूल फॉलो हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करके भी स्टेबल हो सकता है, तो फिर ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा तो भी स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी स्टेबल हो सकता है और 4 गेन करके भी स्टेबल होता है। तो कार्बन पूरी जिंदगी बस इसी कंफ्यूजन में रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करूं कि गेन करूं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दूं, मैं क्या करूं? कार्बन जिंदगी भर इस कंफ्यूजन में रहता है और जिंदगी भर इस कंफ्यूजन में ही मर जाता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करूं। तो फिर बोलता है अरे भाड़ में जाए, मैं दोनों काम नहीं करता, मैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता हूं। तो कार्बन फिर इलेक्ट्रॉन को अगर अपने आप को स्टेबल करता है तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तो इसलिए हमने कार्बन को लिया, क्योंकि हमें कार्बन से डर नहीं है। तो हमने कार्बन की यहां इलेक्ट्रोड्स ले ली और पोरस ले ली। पोरस मतलब समझ गए, तुम्हारे जो मटका होता है ना, मटके का पानी, जो अर्दन पॉट्स होते हैं, मटका अर्दन पॉट, उसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, वैसे ही कार्बन की रॉड्स पे पोर्स होंगे। पोर्स क्यों होंगे? ताकि इस पर जाकर कौन सेटल्ड हो जाए, इस पर जाकर कौन चिपक जाए, वो गैस जो हम डिफरेंट उस पर डाल रहे हैं। यहां से हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं तो वो ट्रैप हो जाए, ताकि इलेक्ट्रोड एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करे, क्योंकि कार्बन का कोई योगदान नहीं होगा। और ये इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करे? ऑक्सीजन की तरह, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन गैस जो होगी वो उसके पोर्स में बैठ जाएगी कार्बन के, और कार्बन का कोई रोल नहीं होगा। तो ये दोनों गैसेस यहां पर बैठ जाएंगे। मुद्दा है इलेक्ट्रोलाइट का, मुद्दा है इस इलेक्ट्रोलाइट का। ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होगा? इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस, इट मस्ट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस, इट मस्ट कंटेन OH माइनस आयंस। तो ये OH माइनस आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट के पास होने चाहिए। वो कहां से मिलेंगे? NaOH सॉल्यूशन से, क्योंकि तुम्हें पता है NaOH सॉल्यूशन मतलब Na पर प्लस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज, Na पर प्लस, OH पे माइनस, तो ये OH माइनस तुम्हें मिलेगा। इसलिए हमने इसे इलेक्ट्रोलाइट बना डाला, इसलिए हमने इसे क्या बना डाला? अपना इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर फिल किया जाएगा बीच में, वो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर फिल किया जाएगा बीच में। कंसेप्ट समझ में आया? तो इस इलेक्ट्रोलाइट को हम यहां फिल करेंगे। अब देखते हैं एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस क्या होंगी, कैसे रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। बट एनोड और कैथोड की रिएक्शन से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लपक के टीप लो, फिर मैं एनोड और कैथोड की रिएक्शन समझाता हूं। टीपें जल्दी से। तो ये चीज हमने यहां समझ ली कि सेल ऑपरेट कैसे होगा, मतलब पूरी तरीके से हमने देख लिया कि फ्यूल सेल में कैसे हाइड्रोजन जो फ्यूल बनकर जाएगा वो कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा और कैसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ये पूरा ऑपरेट कैसे होगा हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस क्या होंगी, मतलब जो इंडिविजुअल आपका एनोड है और जो कैथोड है वहां पर कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देख रहे हैं विच विल बी एट कैथोड। कैथोड किसका बना है भैया? ऑक्सीजन गैस का, O2 का, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए बिल्कुल बेताब है। तो वाटर के प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन गेन करेंगे,
तो दो, क्योंकि एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो दो ऑक्सीजन -4 को खत्म करना है तो +4 देना पड़ेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये 4OH- एक्वस मीडियम में आएंगे, 4OH-। और ऑलरेडी OH- एज एन इलेक्ट्रोलाइट में भी हमारे पास प्रेजेंट है। याद करो इलेक्ट्रोलाइट अपन ने क्या लपका था, इलेक्ट्रोलाइट में अपन ने क्या लपका था, इलेक्ट्रोलाइट वॉज नथिंग बट NaOH, इलेक्ट्रोलाइट नथिंग वॉज NaOH। और अगर NaOH था तो Na पर प्लस और OH पर माइनस, मतलब यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोक्साइड आयन है, मतलब यहां से जो हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे वो नीचे इलेक्ट्रोलाइट में चले जाएंगे। कहां से, कैथोड से, 4OH-। लेकिन अब मन में सवाल ये, सर ये 4 इलेक्ट्रॉन आए कहां से, अरे चच्चा एनोड ने लूज किए ना, एनोड ने वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना। तो एनोड क्योंकि ऑक्सीडेशन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन, सर एनोड पे कौन करेगा, किसका एनोड था, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ही करेगा, ये H2 होगा जो इलेक्ट्रोलाइट के 4OH- के प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब तुम देखना ये H2 जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4H+ बनेंगे, 4H+ बनेंगे। वो 4H+ इस 4OH- से रिएक्ट करके 4H2O बना लेंगे। मेरी बात समझ में आई, एक H और एक OH मिलता है, एक H+ और एक OH- मिलता है, सर एक वाटर बनता है H2O। एक H+, एक OH-, सर एक वाटर। 2H+, 2OH-, सर 2 वाटर, 2 मोल वाटर। 3H+, 3 OH-, 3 मोल वाटर। 4H+, 4 OH-, 4 मोल वाटर, तो ये 4H2O बनेगा। 4H2O क्या करेंगे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तब बनेगा। तो यहां पर 4OH- के साथ 2H2, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 4H+ बनेंगे। 4 OH- के साथ मिलकर वो 4 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। अच्छी बात देखो, ऊपर तुमने 4H- बनाया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में OH- आयन बढ़ गए, लेकिन रिएक्टेड ये यहां पर जो था एनोड की तरफ, वो खत्म भी हो गए, क्योंकि 4 OH- को मैंने यूज कर लिया। तो ये 4 OH- ये 4 OH- से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन तुम खुद देख लो। O2 यहां पर देखोगे, O2 प्लस 2H2O, ये मैंने लिख दी कैथोड की रिएक्शन, प्लस 2H2, ये हो गई 2H2, गिव्स 4H2O, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं प्रोडक्ट, तो ये सिर्फ बचेगा 4H2, तो 4H2, इस H2O को उठाकर यहां ले जाओ। 2H2 मतलब यहां पर क्या बचेगा, O2 प्लस 2H2, ये O2, ये 2H2, गिव्स 4H2O में ये 2H2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2H2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2H2O। तो O2 प्लस 2H2 गिव्स 2H2O। O2 प्लस 2H2 गिव्स 2H2O, तो ये वाटर बन जाएगा। और ये वही रिएक्शन है जो हमने पहले पढ़ी थी, हाइड्रोजन का जलना, हाइड्रोजन का कंबशन होना, तो ये H2O2 के साथ रिएक्ट करके खुद को क्या कर रहा है, कंबस्ट कर रहा है। तो यहां पर आपका क्या बन गया, H2O बोले तो वाटर बन गया। समझ पड़ी क्या मेरी बात। तो यहां पर रिएक्शन जो हो गई वो वही आ गई ओवरऑल, ये सब कट पिट गए। लेकिन हमें ये समझना था कि कैथोड पर क्या होगा, तो यहां पर आयंस बनेंगे OH- जो इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। यहां क्या बनेगा, 4H2O बनेगा। 4OH- आयंस को वो यूज कर लेगा, जो वहां इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है उनको यूज भी करता जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ते जाएंगे, इसको देखकर तुम इसको देखकर ये मत बोलना कि हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितने यहां बन रहे हैं 4OH- उतने यहां यूज अप भी हो रहा है। ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन, ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। संपट पड़ी बात। तो फ्यूल सेल की ओवरऑल रिएक्शन समझ आई, और यहां से हम हाइड्रोजन को इन करेंगे, यहां से ऑक्सीजन को इन करेंगे। वाटर जो होगा वो उसके लिए एक अलग से हमने आउटलेट दिया, वो वाटर निकलेगा। हीट भी प्रोड्यूस होगी, उसका भी एक आउटलेट निकलेगा। बीच में दोनों के एक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा जो NaOH का रहेगा, उसके पास हाइड्रोक्साइड आयन रहेंगे। बस NaOH की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, बट NaOH की एफिशिएंसी सबसे बेस्ट रहेगी इसमें, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयन सबसे इजीली निकाल देगा, इसलिए यहां पर यूज किया जाएगा। अब ये सेल बिल्कुल नीट, क्लीन एंड ग्रीन सेल होता है, क्योंकि कंबशन करके पानी मिल रहा है भाई। कंबशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है, कोई धुआं नहीं, कोई स्मोक नहीं, कोई पोल्यूटेंट नहीं, कुछ नहीं, पानी मिल रहा है। और वो पानी
इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उससे कई ज्यादा चीजें यूज भी कर सकते हैं, आगे उसको मल्टीपर्पज के लिए हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो वाटर जो फॉर्म होगा वहां पर, समझ पड़ी मेरी बात? मतलब तुम इस सेल की इंपॉर्टेंस का यह अंदाजा लगाओ कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, वो अगर कोई डिवाइस अपने डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं? फ्यूल सेल कैरी करते हैं। यही सेल कैरी करते हैं वो अपने साथ। पूछो क्यों? क्योंकि देखो स्पेस पे जा रहे हैं, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट में बैठ के एस्ट्रोनॉट्स, तो दे ऑलवेज हैव अ प्रेशर कि वो अपने साथ लाइट वेट ले जाए। मतलब जाते तो वो महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने साथ सामान नहीं ले जा सकते, खाने का, पीने का, सारी चीजों का, कपड़े वपड़े बहुत ज्यादा नहीं ले जा सकते। उनको बोला जाता है कि आपको बहुत ही लाइट वेटेड सामान रखना है स्पेसक्राफ्ट में। तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए फ्यूल सेल लेकर जाते हैं, क्योंकि फ्यूल सेल जितना चलेगा उतना पानी बनता जाएगा, और बाद में वो एस्ट्रोनॉट्स इस पानी को बहुत पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर वाटर यहां पर मिलने वाला है आपको। तो ये वाटर वो ड्रिंकिंग पर्पस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये फायदा होता है फ्यूल सेल का। इसी पॉइंट का फायदा उठाते हैं स्पेस में जाने वाले सारे एस्ट्रोनॉट्स, और फ्यूल सेल को वो ज्यादा रन करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी चल रहे हैं, एक फायदा तो ये मिल ही रहा है, साथ ही जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर, उसको वो मल्टीपर्पज में यूज भी कर रहे हैं। क्लियर हो गया? जल्दी सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट, यहां पर हमारा फ्यूल सेल जो होता है वो समाप्त होता है, और इनफैक्ट सेल की हर कैटेगरी समाप्त होती है, क्योंकि पिछली बार हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था कौन सा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, सारी इक्वेशन हमने वहां पर समझ ली थी, और इस वीडियो में हमने देख लिया है फ्यूल सेल। अब अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे करोजन को लेकर। करोजन आपको पता है, लोहा जो अगर बाहर तुमने रखा हुआ है अपने घर से और वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में है, या छत पे टांग रखा है और वो छत पे अगर कांटेक्ट पे है या एटमॉस्फेरिक एयर के, तो देखना उस पे लाल रंग की, रेड ब्राउन कलर की कोटिंग जमने लगेगी, जिसको तुम कहते हो जंग। केमिस्ट्री में बोले तो उसे बोलते हैं रस्ट, रस्टिंग। सबको पता है ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर की कोटिंग होती है, आप कहते हो लोहा जंग खा रहा है सर, उसका सरफेस डिटोरिएट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वो एक श्राप है, वो मतलब एक नुकसान है हमारे लिए, एक अभिशाप टाइप का है। लेकिन वो एक वरदान भी है। कैसे? वो रिएक्शन जो लोहा जब जंग खा रहा है या कोई भी मेटल जब करोड हो रहा है, तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होता है, और जहां रिडॉक्स आ गई वहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आ गया, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आ गया वहां इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का पाना आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का भागना आ गया। जहां इलेक्ट्रॉन का भागना आ गया वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन का भागना आ गया वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। मेरी बात समझ पड़ी क्या? इसका मतलब जंग खाते हुए लोहे से भी तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हो। जंग खाते हुए लोहे से तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जंग खाता हुआ लोहा एक सेल की तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चला सकते हो। और बल्कि जो हमने सेल पढ़ा था डेनियल सेल, उसमें जो वोल्टेज मिलता था 1.1 वोल्टेज, उससे भी ज्यादा वोल्टेज मिलेगा उस जंग खाते हुए लोहे में। कैसे मिलेगा, कैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे, सारी बातें करेंगे अगले वीडियो में। कुछ चीजें अगले वीडियो के लिए भी रखनी है, तो अगले वीडियो में हम सारी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है, अगर YouTube पर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, या YouTube पर अगर आपको कुछ वीडियोस को चलाने में दिक्कत आती है, तो आप magnetbase.com पर आओ, जहां पर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। जैसे सारे फैकल्टीज के आपके यहां पर आइकन्स होंगे, वैसे मेरा भी आपको दिखेगा केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 का आइकन। जैसे आप पार्ट 1 पर अगर मान लीजिए जाते हैं, पार्ट 1 पर जैसे अगर आप जाते हैं तो ऐसे चैप्टर वाइज लिस्टिंग होगी, इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, वहां पर प्लस साइन बना हुआ है, आप जैसे ही प्लस साइन पर क्लिक करोगे आपको प्रॉपर टॉपिक आएंगे, और किसी भी टॉपिक पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से वीडियो रन होगा, बहुत ही स्मूथली रन होगा। मतलब यूट्यूब पर यूट्यूब से ये ज्यादा बेनिफिट यहां पर आपको मिल रहा है कि यहां पर प्रॉपर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे जनरली आप एक टॉपिक लिखते हो तो उस टॉपिक का वीडियो तो आ जाता है, लेकिन आप ये सोचते हो कि उस टॉपिक के पहले क्या पढ़ना है और आगे क्या पढ़ना है, तो वो आपको नहीं पता चलता। यहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी तो आपको पता है कि इस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस में अरेंज है सारे टॉपिक, और सारी पढ़ाई आपकी सीक्वेंस में होगी, तो हर टॉपिक के बीच में कनेक्शन मिलता जाएगा जो आपको और इंटरेस्टिंग बनाएगा आने वाले टॉपिक को। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए आप magnetbrains.com पर आओ और पूरा फायदा उठाएं। नेक्स्ट मेन चैनल मैग्नेटब्रेन्स का तो आप देख ही रहे हैं, जिसपे हर क्लास के केजी से लेकर 12 तक के हर सब्जेक्ट्स
केमिस्ट्री तो मिल ही रहा है, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, एसएसटी, कॉमर्स के सब्जेक्ट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी के एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर के बाद आपको बाकी कोर्स के लिए पैसा देना है या कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, 100% फ्री एजुकेशन है, सारे वीडियोस एक्सक्लूसिवली फ्री हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको अभी तक ये डाउट है कि फ्यूल सेल के अंदर रिएक्शन कैसे होती है, कैसे कोई फ्यूल के कंबशन से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स की टीम को प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।